बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फूड बायो इंजीनियरिंग के मतलब पढ़ेंगे। बायो इंजीनियरिंग तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग के टॉपिक से वाकिफ़ होंगे, बट आई वुड लाइक टू गो थ्रू इट एज एन इंट्रोडक्शन। Genetic engineering, if we define it in easy words, is engineering of your genetics. That is, it means you are manipulating the original DNA. You are manipulating the natural DNA with the help of DNA from another source. यानी आप किसी ऑर्गेनिज्म के DNA को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA से मैनिपुलेट कर रहे हैं और इन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यानी इट मे बी वन जीन, इट मे बी मेनी जीन्स फ्रॉम द टू डिफरेंट organisms that are going to be combined to produce a genetically engineered product or organism or cell. So genetic engineering is a technology that involves manipulating the DNA of one organism in order to insert a DNA from another organism, जिसे हम exogenous DNA कहते हैं, to produce a recombinant DNA. यानी नाम से ज़ाहिर recombinant DNA या genetic engineering, recombinant DNA technology is the combining of the DNA from two different sources to produce a recombinant DNA. So it means recombinant DNA is the manipulation and combination of DNA from two sources. बहुत सारी एग्जांपल्स से आप वाकिफ़ होंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डीएनए और ह्यूमन जीन्स को रिकम्बाइन किया गया फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, फॉर ब्लड फैक्टर्स प्रोडक्शन, ब्लड फैक्टर्स 8, 9 वगैरह आपने पढ़े होंगे, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये सारे यानी ह्यूमन जीन और बैक्टीरियल डीएनए को कंबाइंस करके हमने प्रोड्यूस किए थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और प्लांट डीएनए और बैक्टीरियन डीएनए की कम्बिनेशन से, जिस तरह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए और इंसर्ट किया जाए प्लांट डीएनए में इंसर्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स दिस एग्रोबैक्टीरियल डीएनए कंटेन्स सम जीन फ्रॉम द जीन ऑफ इंटरेस्ट। The third example is like mouse DNA and human DNA, as you have read in the case of transgenic mice. तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उस माइस में एक्सप्रेस किए गए फॉर एग्जांपल स्टडिंग सर्टेन डिजीज़ प्रोग्रेशन, किसी भी सेलुलर प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। सो यू मे डू दैट इन नेक्स्ट स्लाइड्स, वी विल स्टडी दिस एप्लीकेशंस ऑफ इट। इसी के साथ मिलती जुलती एक टर्म यूज़ होती है जीएमओज या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डीएनए आपने इंजीनियर कर दिया है with some another foreign DNA. Organisms whose genome has been engineered in lab in order to favor expression of desired physiological traits or the production of desired biological products. यानी जब भी हम GMOs बनाएंगे तो उसके पीछे ख़ास कोई पर्पज़ होगा। ऐसे तो नहीं कि बस जस्ट DNA मॉडिफाई कर रहे हैं या ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMOs आर प्रोड्यूस विद कीपिंग इन माइंड अ स्पेसिफिक पर्पस, कि आप किसी इंडिविजुअल में कोई जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप उसमें कोई ट्रेड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप उसमें कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई यू आर प्रोड्यूसिंग द GMOs। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी ज़रूरी नहीं कि सारी बायोटेक्नोलॉजी वो GMOs के गिर्द घूमती है या ट्रांसफॉर्मेशंस के गिर्द घूमती है। नो, you use fermentation biotechnology for producing different kind of products without modifying DNA. So genetic engineering सिर्फ एक एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं या कौन से पर्पसेस ऐसे मेन हो सकते हैं? There are many, but few I would like to mention here. To study the expression of a particular gene. फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस जीन को अल्टर करते हैं या उसके एक्सप्रेशन ज़्यादा या कम करते हैं या उस जीन को ब्लॉक करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप उसके एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। दिस इज़ थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप कोई सेलुलर प्रोसेस स्टडी करना चाह रहे हैं कि फ़लाँ सेल में एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, फ़लाँ सेल में डिजीज़ किस तरह प्रोग्रेस हो रही है, फ़लाँ सेल में
डिफेंस प्रोसेस किस तरह है. सो यू वांट टू स्टडी सम प्रोसेस, सेलुलर प्रोसेस, यू मे डू जेनेटिक इंजीनियरिंग, या कोई डिजीज प्रोग्रेशन स्टडी कर रहे हैं, या कोई नया ट्रेड इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो कि उस प्लांट या एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. सो यू मे रिक्वायर जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब इन कमिंग 2-3 फिगर्स, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन का जो प्रोसेस है या जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये प्रोसेस है, ये दिखाया गया है. दिस फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट फिगर, वी विल प्रोग्रेस विद द मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है उसको कट किया जाता है एट स्पेसिफिक साइट्स विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. आई होप कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के किसी कोर्स में, रिकम्बिनेंट डीएनए के कोर्स में. यहाँ पे मैं सिर्फ बताया देता हूँ 2-3 के नाम, यानी BMH1 है, BMH3 है, EcoR1 है, EcoR3 हैं. ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ पे जाके वो उस डीएनए को कट करता है. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट द डीएनए एट अ पर्टिकुलर साइट प्रोड्यूसिंग द स्टिकी एंड्स. ये दूसरे पॉइंट पे आपको दिखाएगा स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब ये स्टिकी एंड्स की ये खासियत है कि दे हैव द एबिलिटी टू कंबाइन विद अनदर डीएनए प्रोवाइडेड द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. अब जो दूसरा फॉरेन डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप लेके आते हैं इनके करीब, इन स्टिकी एंड्स के करीब, और द स्टिकी एंड्स, दिस कट स्टिकी एंड्स जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ किसी दूसरे डीएनए से, यानी दूसरे डीएनए से जो आप लेके आए हैं उनके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ये कंबाइन होते हैं और डीएनए लाइगेशन होती है. आपने रेप्लिकेशन में पढ़ी होगी डीएनए लाइगेशन के सर स्ट्रैंड्स बनते हैं और लाइगेट होते हैं. तो डीएनए लाइगेज जो है वो उनको लाइगेट कर लेता है. थस जो सिंपल डीएनए था अब दो सोर्सेज से मिलके एक रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास बन गया. सो वी कैन मल्टीप्लाई इट, वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल क्लोन्स ऑफ इट. हम इसकी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इन बैक्टीरिया और इन सम अदर एक्टिव एजेंट. अब एक दूसरी अगर फिगर आप देखें तो इसमें भी यही प्रोसेस दिखाया हुआ है. फॉर एग्जांपल हमने वो जो सिंपली दो डीएनए दिखाए, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड ऑफ दिस स्लाइड अगर आप देखें तो एक बैक्टीरिया में दो किस्म के डीएनए होते हैं. एक उसका क्रोमोसोमल डीएनए है और एक ये सर्कुलर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं. तो ये प्लाज्मिड यहाँ पे दिखाया गया है, सर्कुलर डीएनए. एक प्लाज्मिड जो है दैट अगली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है. यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मिड इज अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट हैज़ द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट एंड कैरी द जीन फ्रॉम अनदर सोर्स एज वेल. तो ये अब इसी स्लाइड के राइट साइड पे अगर हम देखें तो कोई दूसरा सेल है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये ह्यूमन का है या एनिमल का है या प्लांट का, वट. तो हम उससे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करके ले आए हैं. उसी तरह यही जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लेंगे हम. जब हम रिकम्बिनेंट, वही स्टिकी एंड वाला प्रोसेस जैसा लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, स्टिकी एंड्स उनके कंबाइन होकर या रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, फिर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाएंगे और रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे तो रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम हो जाएगा. जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता जाएगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड इंक्लूडिंग कैरिंग द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वो कॉपीज प्रोड्यूस होती जाएंगी. अब चाहे वो कॉपीज अगर जीन है कोई स्पेसिफिक, वो जीन की कॉपीज आ रही हैं, या जीन का कोई प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, राइट साइड पे अगर कोई प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं, साइड में आप देख सकते हैं तो प्रोटीन बन रही है, चाहे वो कोई ग्रोथ हार्मोन है, चाहे कोई वो एनी काइंड ऑफ प्रोटीन है, या लेफ्ट साइड पे कोई एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉपी हो रहा है, तो उसको आप लेके मजीद प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं, उसको प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी काम आप जो आपका पर्पज हो कर सकते हैं. ये तो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस दिस रिकम्बिनेंट डीएनए. अब ये बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर ली, लेकिन ओवर हियर आई वुड लाइक टू डिफाइन इट मोर प्रॉपरली. हाउ वी ट्रांसमिट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू वेक्टर्स. जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर है यहाँ पे. तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज एन एंटिटी, यानी एज ऑफ कोर्स material that transmits a gene or multiple genes from one animal or plant to another. किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन ऑफ इंटरेस्ट दूसरे में ट्रांसफर कर रहे.
यानी जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड में इंसर्ट हुआ और उसने ट्रांसफर किया। लेकिन एक वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि चीज़ आप क्यों वेक्टर के तौर पे चूज करेंगे। इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और तभी इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकेगा कि इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। एंड दीज लाइक प्लाज्मिड्स दे डू हैव देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होते हैं। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए जिस तरह हमने दो स्लाइड्स पहले पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं स्टिकीनेस प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें रिपोर्टर जीन होना चाहिए जो कि हमें प्रेजेंस का पता चलाएगा इन होस्ट सेल, और इसमें दे मस्ट बी इन स्मॉल इन साइज ताकि वो इजीली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के तौर पे आइसोलेट हो सकें और रेप्लिकेट हो सकें और आइसोलेट हो सकें। कितनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मिड्स हम यूज़ करते हैं, वो जिस तरह पिछली स्लाइड में आपने देखा कि सर्कुलर पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, आप सर्टेन वायरसेस को यूज़ कर सकते हैं एज अ वेक्टर, और आप सर्टेन डीएनए पार्टिकल्स यानी डीएनए कोटेड बीड्स वगैरह जो हैं या बुलेट्स वगैरह जो हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम थ्रू जीन गन बम्बार्ड करते हैं और इंसर्ट करते हैं। अब हम इतनी सारे काम जो है इतने स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस फूड में क्या हैं। सो ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी जो फूड है वो आ रही है आइदर प्लांट से या एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सेंस कि हम उन्हें प्रोसेस या अनप्रोसेस्ड फूड में फर्मेंटेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को हम जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस के लिहाज से, अपने यूज़ के लिहाज से, अपने पर्पस के लिहाज से। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस देम। फर्स्ट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली दिस प्लांट बायो इंजीनियरिंग, कि प्लांट्स को आप क्यों बायो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्या पर्पसेस हो सकते हैं। प्लांट्स कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड ट्रेट्स। किसी प्लांट में आप अपनी मर्जी के करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कौन से, मसलन रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, एबायोटिक स्ट्रेस नॉन लिविंग स्ट्रेसेस हैं प्लांट्स के लिए, और बायोटिक स्ट्रेसेस पैथोजेंस हैं प्लांट्स के लिए, कोई इंसेक्ट्स हैं या वायरसेस वगैरह हैं। किसी भी प्लांट्स की आप वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप उसके टेस्ट या क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप उसके मैच्योरेशन टाइम को कम करना चाह रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट्स जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट हैं या हार्मोन्स वगैरह हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आप बायो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स इज टू इंट्रोड्यूस द रेलिवेंट जीन्स, यानी जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक कैरेक्टर सिर्फ एक जीन से कंट्रोल होता हो, देयर मे बी सम कैरेक्टर्स विच रिक्वायर मल्टीपल जीन्स, तो हमें वो मल्टीपल जीन्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट करना पड़ेंगे इन दैट केस। तो एक्सप्रेस, हाँ वन मोर थिंग कि अगर कोई जीन ऑलरेडी एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन आप उसे ओवर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप उसे ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसकी एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं थ्रू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये स्लाइड भी ऑलमोस्ट रिपीटिशन ही है, जो फिगर आपको बता रही है किस तरह आप फॉर एग्जांपल एक्रोबैक्टीरियम को यूज़ करके आप प्लांट ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। वही उसका प्लाज्मिड डीएनए में आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करेंगे, उन्हें दोबारा बैक्टीरियम में डालेंगे, कॉलोनी बनेगी, उसको आप प्लांट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर आप देखेंगे क्या है वो प्लांट में वो करेक्टर ट्रांसफ़र हुए या नहीं, आप उस के लिए सिलेक्शन मार्कर्स यूज़ करते हैं, यू मे यूज़ दैट। सो ऑल दिस इज थ्रू द इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यू कैन डू दैट। अब फूड बायो इंजीनियरिंग या प्लांट बायो इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ की गई है, जैसे पहले स्लाइड्स में हमने कहा, लेकिन चंद एक का हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर कोपिंग द विटामिन ए डिफिशिएंसी, दुनिया की 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारी तरह गंदम या वीट ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बट दे यूज़ राइस एज अ स्टेपल डाइट। तो दिन रात को जब चावल खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं तो दे आर एक्सपोज टू द प्रो विटामिन ए डिफिशियंसी। प्रो विटामिन ए क्या है, बीटा कैरोटीन्स हैं, यानी अगर वो इस तरह चावल खाते रहेंगे, आम चावल जो हैं, तो दे मे बी अफेक्टेड विद दिस vitamin A deficiency. So you must know that कि
अगर इसी तरह चलेगा तो विटामिन ए डेफिशिएंट होता जाएगा. So this genetic engineering, how it can help us to develop those rice with the this vitamin A, provitamin A component. Scientists have developed golden rice, which is a genetically engineered rice as a result of an effort to develop rice varieties that produce provitamin A या beta carotene. यानी golden rice ऐसे rice हैं जो कि develop किए गए हैं with the provitamin A या vitamin R, हाउ टू से बीटा कैरोटीन और रेटिनोल, ये सारे यूज़ के इंटरकन्वर्टेबल मेटाबोलाइट्स होते हैं. बीटा कैरोटीन, रेटिनोल, प्रोविटामिन ए, बीटा कैरोटीन एज अ मीन्स ऑफ एलिवेटिंग विटामिन ए डेफिशिएंसीज. तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस दे कंटेन्स जीन्स फॉर बीटा कैरोटीन, वो बीटा कैरोटीन बना सकते हैं. तो इसलिए दे कैन कोप विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी. तो इस तरह विटामिन डेफिशिएंसी को कवर किया जा सकता है. ये नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर भी है गोल्डन राइस की, जो कि आपको शो कर रही है कि हाउ द कलर ऑफ दिस राइसेस. तो इसलिए हम इसे गोल्डन राइस कहते हैं. Herbicide and pest resistant crops have been developed through the use of genetic engineering. तो ज़ाहिर है हर्बिसाइड या पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स आपने उन क्रॉप्स में इंसर्ट किए हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉप्स जो हैं वो पेस्टिसाइड या हर्ब रेजिस्टेंस हो गई हैं. इसकी एग्जांपल्स जो हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन्स है, मेज़ है, कॉटन है, कैनोला है, ये सारी GMOs हैं जिनमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, या इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज़, कॉटन, पोटैटो, राइस वगैरह जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने यील्ड को महफूज रखते हैं. या वायरस रेजिस्टेंसेज हैव बीन डेवलप्ड इन द स्क्वाश एंड पपाया प्लांट्स. अप्रॉक्सीमेटली 40 जीन्स आर यूज्ड इन कन्फेरिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स. यानी ये कोई वन जीन मैकेनिज्म नहीं है, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर एक जो करेक्टर है वो एक जीन से कंट्रोल हो. सो लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अराउंड 40 जीन्स आर इन्वॉल्व इन इंसेक्ट रेजिस्टेंस. तो वो सारे जीन्स आपको एक्सप्रेस करने पड़ेंगे किसी प्लांट में ताकि वो कम्प्लीटली इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए. मोस्ट पॉपुलर जीन्स यूज फ्रॉम माइक्रोब्स इन इंसेक्ट रेजिस्टेंस आर बीटी जीन, जो कि बेसिलस ट्रांसजेनेसिस से आइसोलेट किया गया है, या IPT जीन जो कि आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज को डिनोट करता है, दैट इज फ्रॉम द बेसिलस ट्रांसजेनेसिस. और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज जीन जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस, आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट्स. रेजिस्टेंट इंड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम हायर प्लांट्स, यानी जिस तरह पहले 3 जीन हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया वजह से हमने आइसोलेट किए हैं. अब प्लांट से कौन से हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स जो है आइसोलेट किए हैं? प्रोटीनेज एंड एमाइलेज इनहिबिटर जीन्स, लेक्टिन्स, दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द हायर प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस देते हैं. रेजिस्टेंट जीन्स फ्रॉम एनिमल्स कैन बी सीरीन प्रोटीनेज इनहिबिटर्स. ये वो जीन्स हैं जो कि एनिमल से आइसोलेट किए गए फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग रेजिस्टेंस टू द डिफरेंट प्लांट्स फॉर अगेंस्ट द herbs or against the insects. With genetic engineering more than one trait can be incorporated. जैसे हमने पहले कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही करेक्टर एट ए टाइम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या चेंज कर रहे हो. आप मल्टीपल करेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी प्लांट या एनिमल्स. यहाँ पे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की बात करते हैं कि एक से ज़्यादा करेक्टर्स एट ए टाइम आप मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. For example, transgenic crops with combined traits are also available commercially. Examples include herbicide tolerant and insect resistant maize, soybeans, cotton वगैरह. यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है. Other GM crops include triple stack trait biotech rice with better yield amidst abiotic stresses. यानी yield भी improve करते हैं और stresses के against टॉलरेंस भी देता है, रेजिस्टेंस भी देता है. बायोटेक चेस्टनट ट्री विद रेजिस्टेंट चेस्टनट ब्लाइट, ये डिजीज़ है एक. तो बायोटेक चेस्टनट जो है वो रेजिस्टेंस है इस चेस्टनट ब्लाइट के अगेंस्ट. या बायोटेक सिट्रस से वो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द सिट्रस पैथोजेंस.
ये पोटैटो इनरिच विद बीटा कैरोटीन, जिस तरह हमने कहा कि गोल्डन राइस इनरिच विद बीटा कैरोटीन, तो यहाँ पे पोटैटो को इनरिच किया गया है बीटा कैरोटीन के साथ, वही जो कोपिंग विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। या बायोफोर्टिफाइड सॉर्गम है, सॉर्गम के अंदर आप कोई मिनरल्स या आयरन या कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, या शुगर ऐड कर सकते, कोई भी मेटाबोलाइट आप उसमें फोर्टिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंस, या जेंथोमोनास के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनानास डेवलप किए गए हैं, या बंची टॉप वायरस रेजिस्टेंट बनाना डेवलप किए गए हैं। बंची टॉप वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा यील्ड लॉसेस काज करते हैं बनाना में, तो अब ऐसे बनाना साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं जो कि बंची टॉप वायरस को रेजिस्टेंट होते हैं, या इंसेक्ट रेजिस्टेंट वीड्स एट्सेट्रा। यू मे यूज़ वन और मोर कैरेक्टर्स एट अ टाइम or at different times to transform a plant, चाहे वो herbicide, pest resistance या insect resistant है। The next is resistance to abiotic stresses. Abiotic stresses में non living stresses, drought, salinity, high temperature, low temperature, cold, alkalinity वगैरह जितने भी non living factors हैं जो कि plant की growth या yield को affect करते हैं उन्हें हम abiotic stresses कहते हैं। तो इन abiotic stresses के against जो है certain फैक्टर्स को यूज़ किया गया है प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स जो हैं वो जब भी ये एबायोटिक स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं प्लांट के अंदर, तो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो डिफ़र कर रही होती है प्लांट में, उसके अंदर जो ऑस्मोसिस है वो डिफ़र कर रहा होता है, वो बैडली अफेक्ट हो रहा होता है। ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स क्या करते हैं, वो लोअर करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। और ऑस्मो प्रोटेक्शन एक मैकेनिज्म है अगेंस्ट दीज एबायोटिक स्ट्रेसेस। जीन्स फॉर कॉमन ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स सच एज इनऑर्गेनिक आयंस हैं, पॉलीओल्स हैं, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड सच एज ग्लाइसिन, बेटाइन हैव बीन क्लोन्ड। यानी ये जो जिनके हमने नाम लिए ये सारे के सारे ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स हैं, और आप इनके जीन्स किसी भी प्लांट में क्लोन कर सकते हैं या ऑलरेडी जीन्स को ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि वो प्लांट उन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी जो इन स्ट्रेसेस में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रोड्यूस होता है उसको कवर करने के लिए, उसको स्कैवेंज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में नेचुरल भी होते हैं, लेकिन नेचुरल उनकी एबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आप उन एंटीऑक्सीडेंट्स के जीन्स को मसलन परऑक्सीडेज, कैटालेज, सुपरऑक्साइड डिसमिटेज, स्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ई है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप इनकी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं किसी प्लांट में, किसी में नहीं हो रही तो उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो इन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके या प्लांट को टॉलरेशन प्रोवाइड कर सके। इन मेन बेनिफिट्स के अलावा कुछ और भी ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप की गई हैं। फॉर एग्जांपल टू एड्रेस सर्टेन हेल्थ इश्यूज लाइक आयरन डिफिशिएंसी। बहुत सारी ऐसी जगहें या ऐसे मुल्क हैं, ऐसी क्रॉप्स हैं जहाँ पे आयरन डेफिशिएंट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो ये कि आप कोई वीट, फॉर एग्जांपल वीट फ्लोर, आटे में आप फोर्टिफिकेशन करते हैं आयरन की। वाई नॉट फोर्टिफाई द वीट, वाई नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड द वीट, कि वो वीट वो आयरन प्रोड्यूस करे एक ख़ास इलाके में जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है। तो वीट को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसे इस काबिल बनाएं कि वो आयरन प्रोड्यूस करे। ज़ाहिर है आप आयरन प्रोड्यूसिंग जीन्स उसमें या पाथवे या मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो आयरन प्रोड्यूस कर सके। द रिमूवल ऑफ द प्रोटीन्स दैट काज एलर्जेंस इज अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील नट्स, पीनट्स और ब्राज़ील नट्स जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए स्टडी की गई हैं कि उनमें एलर्जेंस को कैसे रिमूव किया जाए। तो ज़ाहिर है वो एलर्जेंस प्रोड्यूसिंग जीन्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं उनके एक्सप्रेशन को। फूड विद मेडिसिनल बेनिफिट्स सच एज एडिबल वैक्सीन्स जिन्हें हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल बनानास विद बैक्टीरियल और रोटावायरस एंटीजेंस आर प्रोड्यूस। ऐसे बनानास प्रोड्यूस किए गए हैं कि जिसके अंदर ही सर्टेन बैक्टीरिया या वायरस या रोटावायरस के अगेंस्ट एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं, यानी दैट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द प्लांट। Medicinal plants are genetically engineered for their capacity to produce medicinal metabolites. For example, flavonoids हैं या alkaloids हैं, वो
प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरली, तो आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा प्रोड्यूस करें, या अगर किसी प्लांट में नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो आप उनमें जीन इनकोडिंग फॉर दिस फ्लेवोनॉइड्स और ऑल्कनॉइड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो प्लांट्स ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के मेटाबोलाइट्स बनाएं। इसी तरह डिफरेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स आप प्लांट्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वही तरीका है कि आप उनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। Having said all that, there is risk factors associated with GM crops, और यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो बैंड हैं, वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिसर्च पर्पसेस के लिए वो साइंटिस्ट उन्हें स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर बैंड इन कमर्शियली, वो मार्केट में नहीं आ सकती। तो ऐसे कंसर्न्स हैं क्यों? बिकॉज देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड। फॉर एग्जांपल एलर्जेंस कुड बी इनएडवर्टेंटली क्रिएटेड, यानी हादसाती तौर पे या नॉन डिलिबरेटली भी ऐसा हो सकता है कि कोई प्लांट एलर्जन प्रोड्यूस करना शुरू कर ले, यानी आपने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, या ऑलरेडी उसकी एलर्जन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को आपने इन्हांस कर दिया है थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। नॉन एलर्जेंस कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल फूड इनटू जीएम फूड, या एक आम फूड से जीएम फूड में एलर्जेंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं या जीएम फूड से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आइदर वे you this genetically modified crops are a way or a source of this manipulation. For example, इसकी एक मिसाल ये है कि during a lab testing a gene from the Brazil nut was introduced into soybeans. तो अब क्या हुआ कि वो जो ब्राज़ील नट्स में जो एलर्जेंस प्रोड्यूस हो रहे थे वो सोयाबीन्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। So it was found that people who were allergic to these Brazil nuts were also allergic to these soybeans, क्योंकि सोयाबीन में वो एलर्जेंस ट्रांसफ़र हो गए थे। तो इसीलिए जहाँ पे भी जीएम क्रॉप्स एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए भी ग्रो की जाती हैं तो वो एक कन्फाइंड एरिया होता है, वो ये नहीं है कि इसके साथ ही नॉन जीएम क्रॉप्स दूसरे फील्ड में आप प्रोड्यूस करें। नो, जीएम क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन और शुड बी ग्रोन इन अ कन्फाइंड एरिया, ये नहीं कि वो दूसरी क्रॉप्स के साथ दूसरे खेत में आप उगा रहे हैं। नो, दिस इज़ नॉट एथिकल, दिस इज़ नॉट अलाउड। अब antibiotic resistance is another problem that may develop. Bioengineers sometimes insert a marker gene to help them identify whether a new gene has been successfully introduced. यानी जैसे हमने मार्कर सिलेक्शन की बात की थी कि क्या आपका नया जीन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हो गया है या नहीं, तो इसके लिए हम कोई मार्कर जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन प्लांट्स में। लेकिन ये मार्कर जीन्स जो हैं वो मोस्टली एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी पेनिसिलिन वगैरह जो भी हैं, ये जो हैं वो उस प्लांट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर सकती हैं। वन सच मार्कर जीन इज रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। इफ जीन्स कोडेड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटर द फूड चेन, तो क्या होगा, ह्यूमन की फूड में अगर वो एंटर हो गए, ह्यूमन्स की बॉडी में एंटर होंगे, ह्यूमन्स के अंदर अपना नेचुरल माइक्रो फ्लोरा है उसमें एंटर होंगे, तो क्या होगा, जो भी सारी आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट तो वो काम नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ अनदर ड्रॉबैक। रिसर्चर्स हैव शोन कि रिस्क कम है, बट स्टिल देयर शुड बी रेगुलेशन ऑन द यूज़ ऑफ दीज मार्कर्स ड्रग्स जो कि आप यूज़ करते हैं सक्सेसफुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। तो दे मे डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। क्रॉस ब्रीडिंग, अब जीएम क्रॉप्स जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक कन्फाइंड एरिया में होने चाहिए, और ये इस टू मेक श्योर कि कोई क्रॉस ब्रीडिंग ना हो। ये नहीं है कि जीएम क्रॉप्स वो दूसरी किसी क्रॉप के साथ ब्रीड हो गई है करीब कहीं नेबरिंग में, या इवन वीड्स के साथ, तो क्या होगा कि वो अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स जो हैं या जीएम क्रॉप्स में जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं इवन डिज़ायरेबल, वो वीड्स में ट्रांसफ़र हो गई या किसी दूसरी क्रॉप्स में जो कि आपका पर्पस नहीं था। फॉर एग्जांपल, द इंट्रोडक्शन ऑफ glyphosate resistant soybeans in 1996 has produced glyphosate resistant or glyphosate tolerant weeds that have driven even a greater use of herbicide. तो बजाय इसके कि आपने सोयाबीन बनाई, उसने वो जीन ट्रांसफ़र कर दिया या क्रॉस ब्रीड हो गया वीड्स के साथ, तो अब वीड्स भी टॉलरेंट हो गई या रेजिस्टेंट हो गई, अब आपको और ज़्यादा हर्बिसाइड्स यूज़ करनी पड़ रही हैं।
So that is a negative point. That was not our purpose. So you must be sure to inhibit the cross breeding of these GMOs, कि वो किसी और के साथ cross breed ना हो. Pesticide resistant insects, the genetic modification of some crops to produce the natural biopesticide, Bacillus thuringiensis या BT cotton वगैरह जो भी हैं, आपने सुनते रहते हैं आए दिन कि BT crops जो हैं वो toxins could encourage the evolution of BT resistant insects. अब ये क्रॉप्स जो हैं या BT क्रॉप्स जो हैं वो सर्टेन इंसेक्ट्स को रेजिस्टेंट बना सकती हैं, रेंडरिंग द स्प्रे इनइफेक्टिव. तो अगर वो उनमें ये BT क्रॉप्स जो हैं वो सर्टेन इंसेक्ट्स को रेजिस्टेंट बनाएंगी अगेंस्ट द सम हर्बिसाइड्स, तो भी फार्मर का नुकसान है. तो देयर इज आल्सो पॉइंट ऑफ कंसर्न. बायोडाइवर्सिटी, ग्रोइंग GM क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल में इफेक्ट द नेचुरल बैलेंस, जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में जो कि प्लांट्स का आपस में एक इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकती है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप ओपन दिन GM क्रॉप्स को उगाना शुरू हो जाएंगे. सेंस बीज कैन नॉट डिस्टिंग्विश GM फ्रॉम नॉन GM क्रॉप्स, GM क्रॉप्स कैन अफेक्ट नॉन GM एंड ओरिजिनली फॉर्म क्रॉप्स थ्रू क्रॉस पोलिनेशन. यानी जिस तरह बहुत सारी मक्खियाँ वगैरह जो हैं, बीज जो हैं वो एज ए पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं कि पोलन्स को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पोलिनेशन करती हैं. तो वो जाहिर है वो तो GM और नॉन GM क्रॉप्स का डिफरेंस नहीं कर सकती. तो इसका मतलब ये है कि वो भी इस बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करने का एक सबब बन रही हैं. तो बायोडाइवर्सिटी नहीं इफेक्ट होनी चाहिए. दिस इज द पॉइंट. क्रॉस कंटेमिनेशन, प्लांट्स बायोइंजीनियर्ड प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स सच एज मेडिसिन्स में कंटेमिनेट नॉन GM क्रॉप्स. तो यानी पर्पसली हम बायो इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो दूसरे प्लांट में भी वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हों. हेल्थ इफेक्ट्स, मिनिमम रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड इनटू द पोटेंशियल एक्यूट और क्रॉनिक हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द GM क्रॉप्स. और ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है GM क्रॉप्स का. हेल्थ रिस्क हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स के साथ हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है और उनके ऊपर स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई. इसके अलावा एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर इन GM का क्या इफेक्ट हो सकता है, ये भी इसके ऊपर भी स्टडीज़ लिमिटेड है. सो मोर एंड मोर रिसर्च इज नीडेड इन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ GM क्रॉप्स ऑन द ह्यूमन एज वेल एज एनवायरनमेंट. Social and ethical concerns, the possible monopolization of the world food market by large multinational companies that control the distribution of GM seeds. अब यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट है, यानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने मार्केट इंटरेस्ट को देख के सारे काम कर रहे हैं. वो चाहते हैं, आपने बहुत सारे सुना होगा मीडिया पे, दे आर अरेंजिंग डिफरेंट सेमिनार्स और GM क्रॉप्स के ऊपर वो ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि वो GM सीड सप्लाई करते हैं, उनकी मार्केट है अपनी, ज़ाहिर है उनके मार्केट कंसर्न्स हैं, वो अपनी मार्केटिंग को यूज़ करके GM क्रॉप्स फैलाना चाहते हैं. बट द पॉसिबल, ये अगर इसी तरह होता रहा और सारी दुनिया में अगर GM क्रॉप्स के सीड्स चले जाते हैं तो व्हाट विल हैपन दैट आप हर बार GM सीड्स ढूंढेंगे फिर क्रॉप्स उगाने के लिए. Concerns related to using genes from animals and plants food के related to using genes from animals and plant food, यानी एनिमल्स के जीन्स आप प्लांट्स में जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके ऊपर एथिकल इश्यूज हैं, यानी सोशल या एथिकल इश्यूज हैं. कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं इन चीज़ों को. तो फॉर एग्जांपल ईटिंग ट्रेसेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पोर्क इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर मुस्लिम्स. तो अगर पोर्क से कोई जीन आया हुआ है या जेनेटिकल इंजीनियर किए हुए पोर्क के जीन को प्लांट में, तो ऑफ कोर्स एज अ मुस्लिम वो हमारे लिए हलाल नहीं है, तो हम नहीं खा सकते. इसी तरह और ज्यूइश हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ हलाल फूड खाते हैं. तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न्स. न्यू GM ऑर्गेनिजम्स कुड बी पेटेंटेड सो दैट लाइफ इटसेल्फ कुड बिकम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. ज़ाहिर है साइंटिस्ट जो चीज़ डेवलप करते हैं उसको पेटेंट्स करते हैं उनके अपने नाम के साथ ताकि उसके वो कमर्शियल बेनिफिट्स ले सकें. तो इस तरह ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो ज़ाहिर है लाइफ है, ज़िंदगी है, लिविंग है. तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम लाइफ को ही पेटेंट करने जा रहे हैं. हालांकि लाइफ पेटेंटेंसी क्रिएटर की है या अल्लाह की है, न कि ह्यूमंस की.
So this is another ethical issue. I hope you understand these slides and these points. If you have any question, you may ask on the YouTube channel or through message. Thank you.